और आइए सीधे लिए चलते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूंगा। अब आप देखो, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पथ पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि भी हासिल करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों और क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो खास करके यहाँ पर विकास आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलने के लिए इसमें निवेश आकर्षक हो, अनुकूल उद्योग के लायक हो, रोजगार उन्मुख हो और सतत विकास का संकल्प भी हो, उन सबको समेकित रूप से जोड़ने के लिए काफी संभावना जोड़ी है। जिसमें सबसे बेस हमारे विकास वाली व्यवस्था में सरलता से बिजनेस की अनुकूलता बनाने के लिए जो आग्रह किया है, उसी के आधार पर बजट में उद्योग, एमएसएमई, उभरते हुए संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है, जो प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता और निर्यात विनिर्माण रोजगार सृजन को इससे गति मिलेगी। बायोफार्मा के सेक्टर में भी बायोफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, हेल्थ इंडस्ट्री, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी के दृष्टि से हम बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है, जो परंपरागत आधारित है, उनको भी उनके लिए रिनोवेशन के आधार है। आप कभी कल्पना करना, पहले की कॉटन इंडस्ट्रियाँ इसलिए डूब गई कि उनको रिनोवेशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी। इसी आधार पर औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन को भी हम अधिक कुशल बनाने वाले हैं। एमएसएमई में भी इसी तरह से एमएसएमई के लिए जो हमारी मध्यम श्रेणी की उद्यमिता है, इसमें स्वरोजगार और औद्योगिक विस्तार को मजबूती प्रदान करेगी। इसकी 3 रणनीति है और तीनों तरह से हमारे लिए बहुत काम आएगी। मैं मान के चलता हूँ इससे वित्तीय स्थिरता, तरलता, समर्थन और संस्थागत सहयोग किसी भी इंडस्ट्री के इसी प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और विस्तार उन्मुख ये एक गति देने के लिए सरलता हो जाती है कि हम अपने काम को समेकित रूप से कैसे करें। सेवा क्षेत्र और वैश्विक नेतृत्व, आज के समय में हमारे पास तो आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके प्रमुख केंद्रों पर विकास करने के लिए ये बजट में इस बात की भी गुंजाइश दी है और ये हमारा बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। 2047 की दृष्टि से वैश्विक सेवा क्षेत्र में नेतृत्व दिलाने के लिए सेवा क्षेत्र को जो प्रमुखता दी गई, जिसमें आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज के केंद्र के रूप में विकसित करने का मौका दिया है। महिलाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नारी सशक्तिकरण के लिए बजट में पर्याप्त गुंजाइश दी है, जिसके आधार पर बहनों को सुविधा, सुरक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त वीजीएफ और पूंजीगत सहायता से
प्रत्येक जिले के अंदर एक छात्रावास खोलने के लिए 10,000 करोड़ की जो राशि रखी है, ये पहली बार हो रहा है हमारे लिए। तो हम अभी 4 हॉस्टल हमारे अपने राज्य में खोलने वाले थे, लेकिन इस आधार पर हम अपने यहाँ लगभग हर जिले के अंदर हमारे प्रस्ताव भी जाएंगे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे स्थान पर औद्योगिकरण के लिए इस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो बहनों को कठिनाई होती है अपने घर से आने जाने में। ऐसे में प्रोफेशनल काम करने वाली बहनों के लिए छात्रावास ही बड़ी अपनी भूमिका अदा करेंगे। महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 1.5 लाख सेवा प्रदाताओं के लिए 1 लाख संबद्ध पेशेवर को प्रशिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है, यही तो सबका साथ सबका विकास है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व के लिए विशेष उद्यमिता के लिए, जिसमें लखपति दीदी आधारित सामुदायिक स्व सहायता समूह और इसके लिए सब प्रकार के प्रबंधन माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं। अब अपने लिए मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ अगर देखता हूँ तो ये जो हमने पहले से प्लान किया है और उसी प्लान को बड़ा विस्तारित रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने नए बजट में प्रमोट किया है। कई बार तो लगता है कि हमारा 2 साल का बजट राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ उस एक आवरण के अंदर की आत्मा से तालमेल कराते हुए चल रहा है। हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने काम करना प्रारंभ किया है, हर जगह प्रमोट करने के लिए दिखती है। ऐसे में यह नीति प्रदेश की शहरी विकास के लिए भी लाभकारी होगी, क्योंकि हमारे अपने जब 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लगभग 6 जिले लेकर आ रहे हैं, तो टियर 2 और टियर 3 इन सिटी के लिए भी जो पर्याप्त धनराशि दी गई है, इसी से विकास होगा और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में नियोजित आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक व्यावसायिक क्लस्टरिंग आधुनिक अधोसंरचना का निर्माण होगा और मध्य प्रदेश में प्रमुख शहर संगठित और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। अवसंरचना निवेश मॉडल मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी होगा, जिसमें कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और व्यापारिक सुगमता के लिए मजबूती देगा। और जैसे मैंने बताया टियर 2 टियर 3 के लिए वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार के लिए इसी प्रकार के हमारे सभी प्रकार के निवेशकों के विश्वास को कायम रखेंगे। पूंजी प्रवाह और वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत करेंगे, जिसमें बैंकिंग सुधार, फेमा के नियमों की समीक्षा, कारपोरेट म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार को मजबूत करना और वित्तीय संस्थाओं को पुनर्गठन के लिए ये मध्य प्रदेश की हमारी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। सामाजिक समावेशन भी इसमें किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने बजट के आधार पर अत्यंत लाभकारी भावना से खासकर सामाजिक समावेशन आधारित आर्थिक विकास योजना का जो प्लान किया है, ये मानव पूंजी के निर्माण में बड़ी महती भूमिका अदा करेगा। इसमें दिव्यांग कौशल भी है। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षा कौशल आधारित पहलों के आधार पर हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत मजबूत होगी और मानव पूंजी का सुदृढ़ निर्माण होगा। हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, ये खास करके अब ग्रीन एनर्जी का जमाना है और हमारे लिए इस भाव में एग्रीकल्चर को भूलना नहीं है। इसलिए हमने अपने भविष्य उन्मुख अर्थव्यवस्था के लिए इसमें सतत हरित और भविष्य उन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए कार्बन कैप्चर, हरित पहल, पर्यावरणीय निवेश में मध्य प्रदेश को ग्रीन इंडस्ट्री, सतत औद्योगिकरण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन निश्चित करने का हमने इसमें बड़ी संभावना देखी है, जो भविष्य की ठोस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करेगा। और वास्तव में ये केंद्रीय बजट केवल दस्तावेजीकरण नहीं है, इसमें वो सब जोड़ा है जिसके आधार पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर चलने की बातें हैं। अब अगर अपने यहाँ कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो रही है और कैंसर की चुनौती सबके सामने है, ऐसे में हम मेडिकल कॉलेज भी जब ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हेल्थ सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी बड़ी भूमिका अदा करेगा। राजकोषीय घाटे की दृष्टि से जो भारत सरकार ने प्रयास किया है, ये वाकई में जब जीडीपी बढ़ाते हैं तो इससे हमारे लिए अपने जो दूसरे खर्चे हैं, बाकी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, और एक सरल भाषा में अगर कहूँ तो हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो नया कॉन्सेप्ट दिया है कि जो वित्त के जानकार हैं उस वित्त के आयोग की सिफारिश को बगैर लाग लपेट के उसको मैदान में उतारने का जो हिम्मत दिखाना चाहिए। आमतौर पर राजनीतिक दृष्टि से बजट को बनाने में राजनेताओं की भूमिका अपने लाभ के लिए, वोट के लिए 50 तरह से चुनौती वाली रहती है, लेकिन ऐसे समय में
शुद्ध रूप से जब डेवलपमेंट की बात हो, डेवलपमेंट से ठोस लंबे समय की छलांग लगाने की बात हो, ऐसे समय में हमको बजाय लोक लुभावन जाने के हमारे राज्य के साथ देश को दीर्घगामी दृष्टि से आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हमारे जो भारत सरकार के माध्यम से वित्त आयोग की जो सिफारिशों को मांगने का और लागू करने का साहस दिखाया है, ये बड़ी बात है। अदरवाइज ये शिकायत रहती थी कि राज्य बड़े हैं तो बड़े राज्य में उनकी अपनी गरीबी के आधार पर, उनकी कमजोरियों के आधार पर बड़े आवंटन पे वो अपना क्लेम करते हैं। और ऐसे में जो बड़े राज्य के बजाय जो राज्य अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके जीडीपी में बड़ी भूमिका अदा करते हैं, वो बड़ी भूमिका अदा करने के बाद भी उनको टैक्स में कटौती हो जाती है, उनको वित्तीय मदद की बजाय उनको ये कष्ट उठाना पड़ता है कि भाई हम तो कमजोर को दे रहे हैं। तो ये वित्तीय दृष्टि से, लंबी दृष्टि से कतई उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए अपने अपने राज्य अपनी अपनी ग्रोथ करते हुए जो जीडीपी में योगदान देगा उसका जितना जिसका रहेगा जीडीपी में योगदान उतना क्लेम करें। ये बड़े कलेजे के काम है, इसको सरलता से नहीं कर सकते। लेकिन जिसने इस दिशा में और इसी में ये हमारे वित्त के तमाम जानकारों को जोड़ने का और उनकी बात को मानने का और बात को मानने के बाद लागू करने का, मैं मान के चलता हूँ प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा साहस है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और हम उसके परिणाम देख रहे हैं। आपको इस बजट के परिणाम से दिखेगा कि बजट के पहले और बजट के बाद वैश्विक स्तर पे क्या क्या घटनाएं हुई। ये घटनाएं बता देती कि हमारा बजट किस तरह से देश की दिशा देने जा रहा है। उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इतने में पर्याप्त हो जाएगा कि बजट के आसपास, अदरवाइज बजट के लिए अपन अड़ोस पड़ोस के देश की हालत देख लो। हमारे पड़ोस का पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उसका प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि मैं और मुनीर दुनिया के सामने जब कटोरा लेके जाते हैं और उस कटोरा लेके जाने के समय जितनी जलालत हम महसूस करते हैं और जितने प्रकार से वो हमको नीचा दिखा सकते हैं, वो सब दिखाने के बाद हम उनकी उन सारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अपने देश के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि हमारा हाथ दबा है, हमको उनसे कर्जा चाहिए, तो उनकी वो सारी अनचाही मांगों को भी पूरा करने के लिए हमको हाँ करना पड़ती है। और उसके उलट हमारे देश को देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखो, अपने सामने 10-11 साल में बदलते इस दौर को देखो कि दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा नेतृत्व कभी टस से मस नहीं होता है। और तो दूसरे हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए मित्रता सहित अच्छे अच्छे अलंकार युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे नेता हमारे सबके सामने। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कुछ प्रश्नों के लिए अवधेश जी का हाथ सबसे पहले देखा। अवधेश जी। देखिए, ये टीयर 2 टीयर 3 की कल्पना ही हमारे राज्य के लिए वरदान है। हम टीयर 2 जैसे ही करते तो हमारे पास ये हमने 4-5 बड़े नगर दिख जाते हैं। 10 लाख से बड़ी आबादी वाले जितने शहर हैं, उनके विकास के लिए बड़े पैमाने पर राशि देना, ये हमारे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर 10 लाख से बड़ी आबादी वाले शहर की तरफ एकदम से अनुकूल माहौल बनता है। और टीयर 3 करते ही हम जैसे 10 लाख के अंदर वाले शहर है, प्रत्येक शहर तक हम पहुंच रहे हैं। यही हमारे लिए भविष्य की संभावना के लिए बड़ा आधार देंगे। नितिन जी। इसकी पूर्ति तो बहुत सरल है। हमने वो सारी योजना पकड़ी जिससे राज्य की निवेश की भी ताकत बढ़ेगी और विकास की संभावना के बड़े द्वार खुलेंगे। जैसे हमने नदी जोड़ो अभियान लिया। अब नदी जोड़ो अभियान में केवल 10% राशि हमको मिलाना है, वो भी वो 2 राज्य, जैसे हमने केन बेतवा, पीकेसी महाराष्ट्र के साथ। अब अकेले एक पीकेसी योजना और केन बेतवा के माध्यम से 1,70,000 करोड़ हमको मिल रहे हैं। तो ये जो शासन की योजनाओं के बलबूते पर राज्य को भविष्य की जीडीपी में अपना योगदान बढ़ाने के लिए
इस प्रकार की योजनाओं में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने प्रारंभ में भूमिका में इस बात को कहा है कि ये केवल हम घर में बैठे रहे और हम वही कष्ट में हैं तो हमको मदद कर दो, उसके बजाय हमारी अपनी योजना दूरदर्शी हो, ठोस हो और राज्य को बेहतर से बेहतर मदद मिल जाए। इस दिशा में ही बढ़ने के लिए इस प्रकार के जो ये मैंने उसकी भूमिका में भी कहा कि ये हमारा जो भारत सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश को माना है, वो सारी सिफारिश है जो हमारे लिए और आगे जाकर लाभकारी होगी। इसलिए जीडीपी बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मनोज शर्मा जी। मनोज जी। यही तो खास बात है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आता वो कह क्या रहे हैं। उनकी कठिनाई ये है, जिस रक्षा बजट में 15% की वृद्धि हुई है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। आप पूरा बजट उठा के देख लो, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, ये हमारी देश की सकारात्मकता, इतना बड़ा देश के सामने उनकी बात को लोग किस अर्थ में लेंगे, उनका खुद का भी वजन कम होगा, लेकिन पता नहीं उनको क्यों क्या हो जाता है, वो ऐसी बात क्यों कहते हैं, मेरे तो समझ में नहीं। आपको कभी समझ में आए तो बता देना मेरे। शरद जी। सच में ये एक बड़ी बात हुई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रेल में तो क्रांति हो गई। रेल की सुविधाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो मदद की गई, मैं केवल एक आंकड़ा बताऊं आपको कि हमारे पास नई रेल पटरी बिछाने के लिए 9 से 14 तक का एक टेन्योर अगर आप पकड़ें तो मात्र 29 किलोमीटर रेल पटरी बिछती थी अपने प्रदेश के अंदर। आज उसकी स्थिति है 225 किलोमीटर, मतलब 8 गुना बढ़ी। उसी प्रकार से विद्युतीकरण की भी वही स्थिति है। कहाँ 58 किलोमीटर थी, आज वो 276 किलोमीटर है। इसका मतलब 5 गुना बढ़ी। और हमारे पास अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, रेलवे अंडरब्रिज आज हमारे पास 2014 की तुलना में 1162 हो गए। 80 रेलवे स्टेशन अमृत बन रहे हैं। 4 वंदे भारत का एक्सप्रेस ट्रेन निकलने जा रही है। कमलापति तो बन ही चुका है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल और कई क्षेत्रों में जा रहा है। मेट्रो ट्रेन में हमको मदद कर रहे हैं। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो, ये तो चालू ही हो गई है। मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से समय मिला है, और ये जो भुसावल, खंडवा तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर, इनकी 3 परियोजनाओं को जो मंजूरी मिली है, तो ये कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में, और इंदौर मनमाड़ और बाकी क्षेत्र तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, उसमें अकेले इंदौर मनमाड़ में 18,500 करोड़ की मंजूरी। ये कोई एक राज्य के लिए वरदान होती है। उसमें 15,000 करोड़ का तो आवंटन है कि आप खर्चा करो। तो ये वाकई अद्भुत है। मैं शरद जी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रेल गरीब आदमियों के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, उनकी फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई पोर्ट नहीं है। ऐसे में रेल की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, ये हमारे लिए उतना ही आनंद देगी और उससे हमारे राज्य की गति में और तेजी होगी। ब्रिजेश जी। आपकी कंपनी में पूछिए। देखिए, ये आपने प्रश्न किया वो दोनों तरह से है। जब ग्रीन एनर्जी की बात आ रही है, जो मैंने इसमें बजट में पढ़ा है, ग्रीन ईवी को हम प्रोत्साहन दे ही रहे हैं लगातार, और उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल में जो आपने बात कही, उसकी चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन राज्य के संसाधन के बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि वित्त आयोग ने कहा है कि जो जितनी जीडीपी देगा उस ढंग से टैक्स मिलेंगे, तो हमारी वित्तीय तरलता के लिए हमारे अभी आय के जो स्रोत है
उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सने समय हम इस पे कट लगाते हुए आने वाला बजट जब हमारा 18 तारीख को आएगा फरवरी में, तो इसमें हम काफी हद तक इसके निराकरण करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे पैरों पे खड़ा होकर के आज मध्य प्रदेश के अंदर की स्थिति अगर देश के संदर्भ में कहूँ तो देश के अंदर हमारे राज्य की आर्थिक ताकत के बलबूते पर जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं, जिन 3 राज्यों के अंदर हमारे बजट का 40% के आसपास का हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा है, उसमें मध्य प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। और हमसे आगे कौन है? छोटा सा त्रिपुरा, उससे एक बाद में जाओ तो हमारे से आधी आबादी का एक प्रदेश। तो ये हमारी प्रगति और उसी प्रकार से हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर देश में आबादी के मामले में तो पहला है। अदरवाइज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा कम होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया। आज की स्थिति में 1 से 1.5% के आसपास हमारी बेरोजगारी रह गई और आबादी में हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों में से एक है। तो ये जो प्रगति हो रही है धीरे धीरे सभी प्रकार के सेक्टर में रोजगार जो मिल रहा है, काम मिल रहा है, खेती के काम धंधे के लिए एजुकेशन का एरिया भी बढ़ा और बाकी काम भी हो रहा है, ये उसी का उत्तर मिलेगा। मृगेंद्र सिंह जी। मैंने जनवरी फर्स्ट वीक में निर्णय लेकर के सभी पीएस और मंत्रियों से निवेदन किया है कि वो ये क्वार्टर में आखिरी क्वार्टर तक अपने अपने राज्य के बजट से भारत सरकार के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय व्यवस्था के बलबूते पर उसका सारा जितना अधिकतम दोहन और आपस में संशोधन करके उस चीज़ को कर ले। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग हमारे केवल 5 विभाग छोड़ के काफ़ी हद तक लोगों ने कवर किए हैं। ये 5 ने भी कहा कि हम फरवरी में उसके किनारे ले आएंगे। शिफाली जी। अभी तो भारत सरकार की बात चल रही है बहन जी। भारत सरकार ने, मैंने कहा ना, भारत सरकार के माध्यम से जितनी जैसे कृषि आधारित योजना है उस पे से उदाहरण के लिए नदी जोड़ो, एरिगेटेड एरिया बढ़ाना है और हमारी रेल की कनेक्टिविटी से लेकर के एयर कार्गो तक जो आप कर सकते हो सब करें। और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री के समान एजुकेशन में भी उन्होंने जो गुंजाइश दी है, ये सब प्रकार से वो किसान कल्याण के लिए 16 अलग अलग विभागों में, जैसे उदाहरण के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को भी अब नीचे तक पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन से बढ़ावा देने वाली बात करी। तो अगर मैं खोल के बताऊंगा तो जो मैंने प्रारंभ में अपनी भूमिका में बात कही है कि समग्र रूप से हमारे सारे अपने राज्य की नीतियों को देखूं और भारत सरकार के बजट को देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनने हमारे लिए दरवाजा खोल के रखा है, हम प्रवेश करें और आप अपने ढंग से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं वो सब उठाने के लिए जाएंगे। राजन जी का हाथ बहुत देर से जी। दीदी आप। राजन। देखिए ये बात सही है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए हमने जो, मैंने बताया कि हमारी सरकार भी उसी पैमाने पे काम कर रही है जो भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। हमारे वित्त आयोगों की सिफारिशों के लिए हमको सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, इसलिए नीति आयोग के माध्यम से भी हम उस पर पर्टिकुलर विशेषज्ञों को बुलाते हुए किस किस सेक्टर में हम अपनी इन योजनाओं को दूरदर्शी दृष्टि लागू करें तो आपको ध्यान होगा। तो इसीलिए हमने अपने बजट को भी आगामी 3 वर्ष में चरणबद्ध लागू करने का निर्णय किया है कि अभी 1 साल के बजट के बजाय एक टेन्योर की बात करें। और एक टेन्योर की नहीं, माननीय मोदी जी तो 5 टेन्योर की बात कर रहे हैं कि 2047 तक भी देश का परिदृश्य क्या बनेगा, राज्य के प्रदेश क्या बनेंगे। तो वाकई में हमको हर सेक्टर में लंबी दृष्टि से काम करने की जरूरत है और उस पर हम काम कर रहे हैं और उसमें हमको मार्गदर्शन भी मिल रहा है। भाई साहब बहुत सारे प्रश्न, मेरा आग्रह रहेगा कि भोजन पे कुछ समय रुकेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आनंद आ गया, क्या बात है, बहुत धन्यवाद आप।
बजट पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि दूरदर्शी बजट रहा, विकास आधारित बजट के वित्त मंत्री का धन्यवाद किया उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट से रोजगार सृजन को गति मिलेगी। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता है। एमपी में रेल की 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें बोली है। बताते चले कि केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबसे पहले वित्त मंत्री का धन्यवाद किया गया। विकास आधारित बजट के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद उन्होंने कहा और आगे उन्होंने इस बजट को रोजगार सृजन को गति मिलने वाला बजट बताया है। साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है।